हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कोलाइडी अवस्था में जो टॉपिक शेष रह गए थे, जैसे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। पृष्ठ रसायन चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा ये, और वीडियो आपको लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब इसमें इंटरेस्ट आने वाला है तो वीडियो को बड़ा प्यार से पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि कोलाइडी अवस्था को जो पाई जाती है, किसी भी पदार्थ की कोलाइडी अवस्था बदल जाती है जब उसको किसी विलायक में मिलाते हैं, यानी किसी परिक्षेपण अवस्था में घोलते हैं, तब कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है। तो कोलाइडी विलयन, कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं, लेकिन उनको हम कई भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी अवस्था में उन पदार्थों को बदल लेते हैं। तो यही टॉपिक इसी पर आधारित है, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो देखिए क्या लिखा है, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड हमने आपको बताए हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण के माध्यम में परिक्षेपण के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में बदल जाती है, और ऐसे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जैसे क्या है, प्रोटीन, गोंद, एल्ब्यूमिन और अंडे में प्रोटीन जो पाई जाती है में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। ये जो अंडा, प्रोटीन, गोंद, एल्ब्यूमिन, अंडा, ये सब क्या है, ये जब घोले जाएंगे ये होंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। और किस में घोले जाएंगे, वो परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल बंधुता होती है। जब ये चीज़ें घोली जाती हैं जो इसके प्रकार की होती हैं, इन जैसी होती हैं जो अन्य विलयन में घोली जाती हैं, तो क्या बनाती हैं, उनके मध्य प्रबल बंधुता होती है, जो सामान्य ताप पर परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण में मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। प्रोटीन, गोंद, एल्ब्यूमिन और अंडा, इन्हें किसी भी विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम में घोला जाए तो ये तुरंत ही कोलाइडी अवस्था में बदल जाते हैं और उस विलयन को कोलाइडी विलयन बनाते हैं। लेकिन एक कारण है कि यहाँ पर इनके मध्य में क्या होता है, प्रबल बंधुता होती है। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य प्रबल बंध बनते हैं। जैसे आप प्रोटीन, गोंद, एल्ब्यूमिन को जल में घोलें तो बहुत जल्दी से ये क्या बना देते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए विशिष्ट विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अब बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, या बताएं कि कोलाइडी कणों में नहीं परिवर्तित होते हैं, तो ऐसे विलयनों, ऐसे पदार्थों के कोलाइडी कण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, परिक्षेपण विधियां इस्तेमाल करते हैं। तो परिक्षेपण विधियों में कई विधियां होती हैं। तो पहली होती है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। नंबर 1, ऐसे पदार्थ जिन्हें ऐसे ही घोल दिया जाए, कोलाइडी अवस्था में ना बदला जाए और वो कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित होते हैं, तो उनको हम भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी कणों के आकार के कण उनके बना लेते हैं, और जब उनके विलयन बनाते हैं तो कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली विधि होगी यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि में आपको क्या करना होगा कि एक कोलाइडी मिल होती है, जैसे आपको बताते हैं ये कोलाइडी मिल, ये 2 चक्की के पहिए लगे हुए हैं आपके, ये कोलाइडी मिल है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब इनके कणों को, और ये लगा दिया गया एक हत्था, और एक यहाँ पर क्या है, होल, ये इसका होल है। जब हम इसमें से पदार्थ के बड़े बड़े, इस होल को थोड़ा काफ़ी बड़ा बना लेते हैं, जब हम इसमें पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े डालते हैं और ये
चक्र इस दिशा में घूम रहा है और ये चक्र इस दिशा में घूम रहा है। ठीक है, ये बड़े बड़े कण जब हम इसमें डालते हैं तो इसके बाहर जब निकलते हैं जो भी कण इकट्ठा होते हैं वो कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। कोलाइडी कण, और इनके कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या बोलेंगे 10 की घात -9 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य इनके कणों का आकार हो जाता है। यांत्रिक परिक्षेपण विधियों में सबसे पहली विधि आ जाती है आपकी ये कोलाइडी मिल। देखिए, इस विधि में आपको लिखना होगी कि ऐसे पदार्थ जिनके कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त किए जाते हैं परिक्षेपण में घोलने पर, तो इनको हम कोलाइडी मिल में जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 चक्र घूम रहे होते हैं उनमें डालकर पीसते हैं, तो उनसे पिसकर निकलने वाले पदार्थ कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं और इनसे बनाया गया विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो पहली क्या हो गई, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, और दूसरी होती है ब्रीडिंग आर्क विधि। तो यहाँ पर अब इसके लिए दूसरी वाली के लिए रब करना होगा, तो दूसरी यहाँ पर हम लिखेंगे बी। नंबर बी, ब्रीडिंग आर्क विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन धातुओं के क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। तो इसमें एक आपको चित्र की आवश्यकता होगी और वो चित्र इस प्रकार से होगा। इसमें एक बॉक्स, बड़े से बॉक्स में बर्फ के टुकड़े भरेंगे, बर्फ के टुकड़े भरेंगे, और बर्फ के टुकड़े के अंदर एक जिस धातु का बनाएंगे उसी का हम विद्युत अपघट्य ले लेंगे। ये बर्फ का क्या हुआ है, बर्फ भरी हुई है। ठीक है, ये आपकी आइस भर दी गई है और इसमें विद्युत अपघट्य है, ये इसमें विद्युत अपघट्य भरा गया है। जिस धातु का बनाना होगा या जिस विलयन का, जिस भी धातु का, इस ब्रीडिंग आर्क विधि में हम प्लेटिनम, कॉपर, Ag, गोल्ड, Au, निकेल, ETC आदि धातुओं के हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक आइस का बड़ा सा बॉक्स लेते हैं और उसमें एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं जिसमें भरा होता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अब इस बॉक्स में क्या भरा गया है, विद्युत अपघट्य, और दूसरे बॉक्स में क्या है आपकी आइस यानी बर्फ। अब हम क्या करते हैं, एक धातु का टुकड़ा लगाते हैं, ये धातु का टुकड़ा है, और धातु के टुकड़ों को दो इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम बांध देते हैं। और ये होता है एक पॉजिटिव, एक कैटायन और एक एनायन, एक कैथोड और एनोड। इस क्या ये ब्रीडिंग आर्क विधि है। ठीक है, जब हम एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं उसमें बर्फ भरते हैं, उसके अंदर ही एक और छोटा सा बॉक्स रखते हैं और उसके अंदर हम भरते हैं विद्युत अपघट्य और एक धातु के टुकड़े को। और धातु कौन सी हो सकती है, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, निकिल, ये धातुएं हो सकती हैं जिनके जैसे इन धातुओं को अगर हम किसी विलायक में घोलते हैं या परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं तो इनके कोलाइडी विलयन नहीं तैयार होते हैं, कोलाइडी विलयन नहीं बनते, क्योंकि ये धातुएं बहुत ही कठोर धातुएं होती हैं जिनमें भंगुरता पाई जाती है, अगाध वर्धनीयता का गुण भी होता है, पीटने पर बढ़ जाती हैं। भंगुरता तो इतनी होती, भंगुर तो नहीं होती ये धातुएं क्योंकि ये पाउडर नहीं बनते, सॉरी, अगाध वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि इनके लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। अब इनको किसी भी विलायक में डालेंगे तो ये गलेंगी नहीं, जब ये छोटे छोटे कणों में नहीं टूटेंगी। किस आकार के हमें चाहिए हैं,
कोलाइडी आकार के कण चाहिए, नहीं टूटेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसी धातुओं को इस प्रकार से ब्रीडिंग आर्क विधि में क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, उसमें आइस भर लेंगे और उसके बाद उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रखेंगे जिसमें विद्युत अपघट। अब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर कुछ झंझनाहट जैसी ऐसे करके गोला बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे मानो यहाँ से कोई गैस निकल रही हो, तो वो एक एरिया कहलाएगा आर्क, तो विद्युत आर्क। अब ये धातु छोटे छोटे कणों में, बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी, जो होगी परमाणुओं के कण। ठीक है, ये अभी कोलाइडी अवस्था में नहीं आए। बर्फ के आकर्षण के कारण ये क्या करेंगे, कण आपस में इकट्ठा होकर कोलाइडी कण के आकार के कण बना देंगे। जैसे ये कोलाइडी कण का आकार, ये कोलाइडी कण। तो ब्रीडिंग आर्क विधि में बोलेंगे, ब्रीडिंग आर्क विधि में एक बर्फ के टुकड़े को एक बर्फ के बॉक्स में एक अन्य बॉक्स को रखकर उसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा भर देते हैं, जिसमें एक धातु, किसी भी धातु जो उत्कृष्ट धातु होती है, उसके टुकड़े को दोनों इलेक्ट्रोडों से बांधकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उस धातु के कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इनसे बना विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। ये हो गया क्या, ब्रीडिंग आर्क विधि। अब तीसरा आपका आ जाएगा पेप्टीकरण। पेप्टीकरण ये है कैसी यांत्रिक परिक्षेपण विधियां, सी पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन अंतिम इसकी विधि होगी, यानी परिक्षेपण विधियों की अंतिम विधि होगी पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में क्या होता है, किसी ताजे बने अवक्षेप, कोई भी पदार्थ हो उसका ताज़ा अवक्षेप बनाया जाए, यानी कि ताज़ा कोई भी पदार्थ बनाया जाए, उसके में एक उचित मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिला दें। तो इसको रफ कर देते हैं, ऊपर से बताते हैं, काफ़ी नीचे हो गया है तो यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब रफ करने के बाद में आपको बताते हैं पेप्टीकरण की क्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, सी एडिंग है आपकी। किसी ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा डालने पर या विद्युत अपघट्ट में घोलने पर वह ताज़ा अवक्षेप कोलाइडी अवस्था में बदल जाता है और उसके बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे ताज़ा अवक्षेप FeOH का होल थ्राइज, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप। दूसरा AgCl का ताज़ा अवक्षेप। तीसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप। जैसे आपने ये 3 ताजे अवक्षेप बनाए, क्या बनाया, एक बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक बनाया सिल्वर क्लोराइड और दूसरा बनाया है आपने क्या चीज़, सिल्वर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके ताजे बने अवक्षेप में हमें विद्युत अपघट्ट डालकर कोलाइडी कण बनाने हैं और उनके बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल FeOH का होल थ्राइज, फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड डालें FeCl3, तो आपको एक सॉल्व प्राप्त होगा। वो क्या होगा, FeOH का होल थ्राइज, OH का होल थ्राइज, और ये संकुल आयन बन जाएगा और यहाँ पर होगा Fe+3, Ag नहीं है, Fe है, Fe+3 और 3Cl माइनस निकल जाएंगे। तो ये आपका बन गया सॉल्व। क्या करा इसमें कि ये है विद्युत अपघट्ट और ये है ताज़ा अवक्षेप। ताज़ा अवक्षेप विद्युत अपघट्ट में घोला गया तो हमें सॉल्व प्राप्त हुआ ट्राई हाइड्रोक्सी फेरेट
ट्राईहाइड्रोक्सी फेरेट और फेरस आयन का, ये हमें प्राप्त हो गया एक सॉल। ये क्या हो गया, ये कोलाइडी अवस्था में, इतना संकुल आयन कोलाइडी अवस्था में बदल गया और 3 क्लोराइड आयन पृथक हो गए। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं AgCl। AgCl का ताज़ा अवक्षेप, आप यूं कह सकते हैं कि किसी ताजे अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट में मिलाने पर बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। अब हम इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये क्या है, विद्युत अपघट्ट। अब इसमें हम डालेंगे तो हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl का एक संकुल आयन और जिसमें सिल्वर आयन प्लस में होगा, तो क्या है, क्लोरो अर्जेंटेट। क्योंकि ये माइनस का लिगेंड है तो उसका नाम बदल जाता है अर्जेंटेट, यानी कि सिल्वर को अर्जेंटाइन कहते हैं, तो ये अर्जेंटेट हो जाएगा और सिल्वर आयन बोलेंगे इसको। और यहाँ पर लिख देंगे ClNO3 माइनस प्लस NO3 माइनस, ये क्या बन गया, सॉल। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ताज़ा अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसमें हम डालेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट और हमें सॉल प्राप्त होगा, क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइज संकुल आयन बना देगा और एल्युमिनियम पर +3 और आपका 3Cl माइनस निकल जाएगा। तो हम आपको एक बार फिर रिपीट करके बताते हैं कि किसी ताजे बने अवक्षेप में या किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्ट, जैसे ये विद्युत अपघट्ट हैं, उन्हीं के जैसे विद्युत अपघट्ट में मिलाकर कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधि, या बोलें कोलाइडी, ये सॉल को भी कोलाइड ही बोलते हैं, ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, सॉल को भी कोलाइड पार्टिकल बोलते हैं। तो ये सॉल बन गया, तो सॉल बनाने की विधि पेप्टीकरण कहलाती है। तो ये आपकी 3 हो गई यांत्रिक परिक्षेपण विधियाँ। अब आ जाएंगी संघनन विधियाँ, इसको रफ कर देते हैं और बताते हैं संघनन विधियाँ। संघनन विधियाँ, संघनन का मतलब होता है कि छोटे छोटे कणों को जोड़कर एक बड़ा कण कोलाइडी अवस्था के बराबर बना लेने की विधि संघनन विधि कहलाती है। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटे होते हैं और उनको इकट्ठा करके एक बड़ा कण जिसका आकार कोलाइडी विलयन की रेंज का हो और उससे बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। आप संघनन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आ जाएगा कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में संघनन विधियाँ, कंडेंसेशन मेथड। तो यहाँ पर कंडेंसेशन मेथड में दूसरी विधि है, ये दूसरी संघनन विधि है, पहली थी परिक्षेपण विधि। तो दूसरी विधियों में ये विधियाँ दी गई हैं 4 आपकी, विलायक विनिमय विधि, भौतिक परिवर्तन विधि, और तीसरी अत्यधिक प्रशीतन विधि, और चौथी है रासायनिक विधि। और रासायनिक विधियों में उभय अपघटन है, अपचयन है, ऑक्सीकरण और जल अपघटन है। ये 4 विधियाँ इनमें बतानी है। 4 विधियों में चौथी विधि के 4 पॉइंट हैं। तो पहले विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि में क्या होता है, जब किसी विलयन में क्या बना हो, विलयन, आपका पहले से ही विलयन तैयार हो लेकिन वो विलयन कोलाइडी विलयन ना हो, जब किसी विलयन में विलायक अत्यधिक मात्रा में डाला जाए, अन्य विलायक जिसमें विलय पदार्थ घुलता नहीं हो। एक बार फिर सुन लें कि जब किसी विलयन में, जब वो कोलाइडी विलयन ना हो, कोलाइडी विलयन होगा तो हम क्यों बनाएंगे, ठीक है, जब किसी विलयन में अन्य विलायक पदार्थ
अत्यधिक मात्रा में घुला जाता है और उसमें विलेय पदार्थ घुलनशील नहीं होता जो पहले से ही घुला है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो कण अलग अलग होते हैं वो आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं, जैसे में जब सल्फर एल्कोहल में घुला होता है, ठीक है, सल्फर किस में घुला है, एल्कोहल में घुला है, तो एक एल्कोहल और सल्फर का विलयन है। अब इसमें ठंडा जल जब हम इसमें ठंडा जल अत्यधिक मात्रा में, सल्फर और एल्कोहल से बने विलयन में ठंडा जल अत्यधिक मात्रा में डालते हैं तो सल्फर के परमाणु आपस में जुड़कर, किसके, सल्फर के परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। किसके कारण बनाए, ठंडे जल के कारण। जब सल्फर एल्कोहल में अधिक मात्रा में घुला होता है तो इसमें दूसरा विलायक यानी जल अत्यधिक मात्रा में डालने पर इस सल्फर के परमाणु आपस में जुड़कर कोलाइडी के कण बना लेते हैं और ऐसा बना विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। विलायक विनिमय विधि कहलाती है। इसमें एक विलायक तो पहले था, तुमसे नहीं बन रहा था। किससे नहीं बन रहा था, एल्कोहल से वो कोलाइडी कण नहीं बदल रहे थे सल्फर के कोलाइडी अवस्था में, तो हमने क्या मिलाया, ठंडा जल, और उसके कण आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन में बदल गए। अब भौतिक परिवर्तन, आप जानते हैं कि पारा एक धातु है जिसे हम कहते हैं Ag। पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम यदि किसी विलायक में घोलेंगे तो उसके कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होंगे, कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होंगे। इस पारे को यदि किसी विलायक में घोलकर एक विलयन बना लिया गया और वो कोलाइडी विलयन नहीं है तो इसमें हम क्या डालेंगे, जल। क्या डालेंगे, जल, वो भी कैसा, ठंडा जल डालेंगे और पारे के छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़कर एक बड़ा कण बना लेंगे तो वो ठोस अवस्था में पारे के कण बदल जाएंगे। तो यहाँ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पारा हमेशा प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है और उसके कणों को जल के द्वारा हम ठोस अवस्था में बदल रहे हैं। और कितने आकार के कण बना रहे हैं, कोलाइडी अवस्था के आकार के कण बना लेते हैं, तो उनका बना विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। द्रव से वो ठोस अवस्था में बदल गया और कणों का आकार इतना हो गया कि वो कोलाइडी कण के आकार थे। तो तीसरी हेडिंग आपकी अत्यधिक प्रशीतन। हम कुछ ऐसे पदार्थ लेंगे जिसे ज़रूरत से ज़्यादा सुपर कूल्ड करके इतना ठंडा कर लेंगे कि वो कण कोलाइडी अवस्था में बदल जाएं। जैसे ईथर, कोई भी ईथर हो, डाई मेथिल ईथर हो, एथिल मीथिल ईथर हो और डाई एथिल ईथर हो, तो ईथर और कॉमा क्लोरोफॉर्म ये क्या होते हैं, ये दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ईथर और क्लोरोफॉर्म, चाहे कोई भी ईथर और क्लोरोफॉर्म, तो आप जानते हैं CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और ईथर का ये सिंबल होता है, बहुत से ईथर होते हैं, डाई मेथिल ईथर होता है, एथिल मेथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर होता है, एथिल प्रोपिल ईथर होता है। ईथर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इनको बर्फ़ के माध्यम से इतना ज़्यादा ठंडा करते हैं कि इनके छोटे छोटे कण किसी विलायक में जो घुले होते हैं तो वो आपस में जुड़कर कोलाइडी अवस्था के कण बना लेते हैं और इनके बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया अत्यधिक प्रशीतन द्वारा। अब रासायनिक विधि, रासायनिक विधि में सबसे पहली उभय अपघटन, फिर अपचयन, फिर अयास्कीकरण और फिर क्या है आपका जल अपघटन। तो आपको पहली उभय अपघटन बताते हैं, जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में हम मिलाते हैं FeCl3,
FeCl3 का मिलाते हैं तो हमारा बनता है एक सॉल FeF फेरस। अब ये साइनेट है, देखिए इसका नाम आप बोलेंगे, यहाँ पर चाहे जितने परमाणु दिए गए होंगे उसकी गिनती नहीं बताते, ये उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत है, एक नियम है। तो ये बताते हैं कि पोटेशियम तुरंत संकुल आयन के अंदर कूद जाएंगे और उसमें लगे हुए लिगेंड, ये 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इनका नाम बताएंगे हेक्सासाइनो। साइनाइड का नाम IUPAC, इसकी IUPAC में साइनो हो जाता है। यदि ये साइनाइड माइनस का लिगेंड है तो फेरस का नाम फेरेट हो जाएगा, तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम FeCl3 द्वारा, जो एक विद्युत अपघट्य है। इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा FeCN का होल 6, ये बन जाएगा और निकल जाएगा आपका KCl। लेकिन अभी अपक्रिया को संतुलित करना है। यहाँ पर देखिए Cl कितने हैं, 3, पोटेशियम 4 हैं, तो हमें इनका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर 3 कर दीजिए, 3 चौक 12, और यहाँ पर कर दीजिए 4 3 12। Fe कितने हो गए, 4, तो Fe के आगे लगाइए 4। कितना लगाना होगा, Fe4 हो गया आपका, Fe4 हो गए। और ये 4 3 12 पोटेशियम है और 4 3 12 क्लोराइड, तो 12 क्लोराइड निकल जाएंगे। अब ये आपका क्या बन गया, सॉल बन गया। इसको अब हम घोलेंगे किसी भी विलायक में तो ये कोलाइडी विलयन ही बनाएगा। इसका नाम है फेरस हेक्सासाइनोफेरेट, फेरस हेक्सासाइनोफेरेट, ये हो गया इसका नाम। अब इसके बाद आता है आपका अपचयन। क्या है, अपचयन। आपने देखा होगा AuCl2 प्लस AuCl2 में हम मिलाएंगे SnCl2। इसकी अब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा SnCl4। अब यहाँ पर अब क्रिया में कितने हैं, 2 नहीं, AuCl3 होता है, सॉरी, तो 2 हो जाएंगे और ये SnCl2 है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये SnCl4 बन जाए। कितने करेंगे, 2, तो 2 3 6 यहाँ हो गए और 2 क्लोराइड यहाँ, तो इसके आगे हम लगा देंगे 2 Sn2, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 3 हो गए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितने हो गए, 3 दूनी 6 ये हैं आपके, 3 दूना 6 होते हैं, 3 दूना 6 क्लोराइड, ये 3 दूना 6 ये क्लोराइड। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 3 चौक 12, 6 यहाँ क्लोराइड 6 यहाँ, और गोल्ड को ये कर देगा पृथक, तो 2Au और ये बन गया सॉल। जब हम औरस क्लोराइड, इसे औरस बोलते हैं, साइंस में गोल्ड को औरस बोलते हैं, औरस क्लोराइड को स्टैनिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो स्टैनिक टेट्रा क्लोराइड बनता है, आपको गोल्ड का सॉल प्राप्त होता है। अब इसको किसी भी विलायक में घोलेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलाइडी विलयन, वो भी किसका, गोल्ड का। अब उसके बाद में आ जाते हैं ऑक्सीकरण। हमें किसी का ऑक्सीकरण करके कोलाइडी विलयन बनाना है, तो हम ये जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसमें हम ऑक्सीजन डालेंगे O2, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर जल का निर्माण कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2 पूरे हो गए लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण कर देगी और सल्फर बचेंगे 2, और ये आपका बन जाएगा सल्फर का सॉल, बन गया। इसी प्रकार से आप जल अपघटन करा सकते हैं, जैसे FeCl3 होता है, ये क्या है, एक विद्युत अपघट्य। हमें आयरन का सॉल बनाना है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल को लिख लो HOH। Fe कितने हैं, 1 है, और H कितने हैं, 1 है। OH को हमें 3 करना है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 3HCl। 3HCl बाहर हो जाएगा और आपका बनेगा Fe। इसका मल्टीप्लाई करने से ये OH कितनी बार हो गया,
2 बार हो गया। कितनी बार? 2 बार हो गया। तो ये OH नहीं सॉरी 3 का मल्टीप्लाई है 3 बार, तो यहाँ पर अब सॉल ना लिखें तो ये FeOH का होल थ्राइज बन जाएगा। ये सॉल प्राप्त हुआ सल्फर का और जल अपघटन से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त हुआ। अब इस सोल को जो उभय अपघटन से प्राप्त हुआ और गोल्ड के सोल को और सल्फर के और फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को किसी भी विलायक में घोलेंगे तो आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त होंगे। अब आ जाएगा अपना टॉपिक, हम कोलाइडी विलयन बना चुके। कोलाइडी विलयन का शोधन, कोलाइडी विलयनों का शोधन साफ करेंगे। अशुद्धियां भी भाई पाई जाएंगी। हमने विभिन्न तरीकों से कोलाइडी विलयन बनाए, तो इसकी अशुद्धियां शोधन करेंगे। तो सबसे पहली होगी अपोहन, डायलिसिस जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कोलाइडी विलयनों का शोधन। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि कोलाइडी विलयन विभिन्न तरीकों से बनाए जाते हैं, जिनके विभिन्न तरीके होते हैं। आप विभिन्न तरीके बनाते हैं। हम जब कोलाइडी विलयन को तैयार करते हैं तो उनमें कुछ अशुद्धियां भी पाई जाएंगी। अशुद्धियां ऐसी होंगी कि आयनिक भी होंगी और बिना आयंस की भी होंगी। जिनमें आयन नहीं होंगे वो भी अशुद्धियां होंगी और जिसमें आयंस होंगे उसमें भी अशुद्धियां होंगी। तो इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए सबसे पहली विधि होती है आपकी अपोहन। अपोहन जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। सॉरी, क्या लिख रहा है? अपोहन नंबर 1 विधि। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? कोलाइडी विलयनों का शोधन, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करना। देखिए, कोलाइडी विलयन बनाने की कई विधियां होती हैं और उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं और आयनिक अशुद्धियां भी हो सकती हैं जिनके बीच में आकर्षण होता है और वो कोलाइडी विलयन को क्या बनाए रखती हैं? अशुद्ध बनाए रखती हैं। अब उनको शुद्ध करते हैं। तो पहली विधि है अपोहन। अपोहन एक सामान्य अपोहन होता है और एक विद्युत अपोहन होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपोहन। अपोहन में ये पहला अपोहन हो जाएगा आपका सामान्य और दूसरा होगा विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन आपने सुना होगा कि डायलिसिस, अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस और विद्युत अपोहन को इलेक्ट्रिक डायलिसिस। तो डायलिसिस मनुष्य का भी किया जाता है जब उसके ब्लड, ये मान लीजिए जब उसकी किडनियां वर्क करना बंद कर देती हैं, यानी कि ब्लड में जो यूरिन की मात्रा है उसको बढ़ने लगती है, तो उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। अपोहन की क्रिया में क्या होता है? रक्त को शुद्ध कर दिया जाता है और गंदे रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही कुछ कारण है कोलाइडी विलयनों का। कोलाइडी विलयनों में क्या होता है कि जब ऐसी अशुद्धियां पाई जाएं धूल संबंधी तो हम उसका डायरेक्ट अपोहन ही करा लेते हैं, इलेक्ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जब उसमें आयनिक अशुद्धियां होती हैं तो हम उसका विद्युत अपोहन कराते हैं, जिसकी विधि ये बनी हुई है। अब दोनों को समझाते हैं। जैसे एक ऐसा चर्म पत्र लेते हैं जिसमें एक थैले नुमा बनाकर उसमें कोलाइडी विलयन भर देते हैं और यहाँ से डालते हैं जल की धारा डालते हैं और कोलाइडी विलयन में जब धूल और छोटे छोटे सूक्ष्म कणों जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं तो बहते जल में इस पत्र को पार करके जल में आ जाती हैं और कोलाइडी विलयन के कण, ये जो बड़े बड़े कण आपको दिख रहे हैं ये कोलाइडी कण हैं और ये छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं ये अशुद्धियां हैं। तो अशुद्धियां जल के बाहर आ जाती हैं जब हम बहते हुए जल में कोलाइडी विलयन को रखते हैं, जिनमें धूल संबंधी यानी छोटे कणों से संबंधित अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब बहते जल में रखते हैं तो छिद्रों को पार करके अशुद्धियां बाहर की ओर निकल जाती हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध होता है और ये अशुद्धियां जल की धारा में बह जाती हैं। ये होता है अपोहन।
अब आपका ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें आयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कोई धन आयन ऋण आयन दोनों आयंस की अशुद्धियाँ हैं। अब क्या करना होगा, अब आयंस तो ऐसे जल्दी से, क्योंकि आयनों के बीच में इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो विद्युत आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको भाई छुड़ाना है। तो हम क्या करते हैं, दो रोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं कि ये हमने इलेक्ट्रोड बनाया है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये बनाया, एक को कैथोड और दूसरे को एनोड बना दिया। और दो झिल्लियों के बीच में, ये जो झिल्लियाँ दिख रही हैं, दो झिल्लियों के बीच में हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया। ये दो क्या हैं, झिल्ली हैं, सूक्ष्म झिल्ली, ठीक है। कोलाइडी विलयन को भर दिया। निचले सिरे से हम जल को प्रवाहित कराते हैं। क्या करते हैं, निचले सिरे से हम जल को प्रवाहित कराते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं, पहले हम जल को प्रवाहित कराते हैं तो विद्युत धारा दोनों इलेक्ट्रोडों से प्रवाहित कराते हैं। तो जो अशुद्धि धन कणों की होती है वो ऋण सिरे की ओर यानी कि एनोड की ओर, और जो ऋण अशुद्धियाँ होती हैं वो धन सिरे की ओर गमन करने लगती हैं। ये सोचती हैं इनका अपने संपर्क करने वाला कोई आ गया। विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं तो धन आयन ऋण की ओर और ऋण आयन धन आयन की ओर चर्म पत्र, यह बीच की जो झिल्ली है इसको क्रॉस करके जाती है, और बीच में किसकी धारा चल रही होती है, जल की। तो जल की धारा में ये आयंस बह जाते हैं, इधर से धन आयन इस ओर बह जाते हैं और ऋण आयन इस ओर बह जाते हैं, और बीच में भरा हुआ कोलाइडी विलयन आयन से मुक्त हो जाता है, उसमें आयन की अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो इस विधि को कहते हैं विद्युत अपोहन। यह कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि है। लिखते हैं कि एक पात्र में दो झिल्ली के बीच कोलाइडी विलयन को रखकर उसमें दो इलेक्ट्रोडों को लगा देते हैं और इलेक्ट्रोडों के पास में जल की बहती हुई धारा प्रवाहित कराते हैं। जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो धन आयन ऋण सिरे की ओर और ऋण आयन धन सिरे की ओर गमन करते हैं, जो जल की धारा में बह जाते हैं और कोलाइडी विलयन आपका शुद्ध हो जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है विद्युत अपोहन। और एक और तरीका है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छानना। फिर उसके बाद में आपके आ जाएंगे कोलाइडी विलयन के गुण। अति सूक्ष्म निस्यंदन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत सूक्ष्म पत्र। अब बताते हैं आपको, जैसे सामान्य सूक्ष्म पत्र को यदि हम सामान्य सूक्ष्म पत्र द्वारा यदि हम कोलाइडी विलयन को छानते हैं तो इस पत्र के छिद्रों का आकार बड़ा होता है। क्या होता है, ये सामान्य सूक्ष्म चर्म पत्र है, ठीक है। और कोलाइडी विलयन के कणों का आकार इतना है, ये कोलाइडी कण हैं। इसको ऐसे नहीं, एक बॉक्स में ही बनाकर बताते हैं। क्या करेंगे, ये कोलाइडी कण हैं, ये कोलाइडी कण हैं और ये कोलाइडी विलयन है आपका, और इसमें ये अशुद्धियां हैं। हमें इनको छानना है। ये डॉट में आपको दिख रही ये अशुद्धियां हैं, और ये जल भरा हुआ है। मान लीजिए कोई विलायक है, ये जो डैश में आपको दिखा रहे हैं ये विलायक है।
अब आप देख लीजिए, हमें कोलाइडी विलयन की ये छोटे छोटे पॉइंट में जो अशुद्धियाँ दिखा रही हैं, इस चर्म पत्र द्वारा या बोले कि फिल्टर पेपर द्वारा, यहाँ पर लिख दें फिल्टर पेपर द्वारा, जो सामान्य फिल्टर पेपर द्वारा छानते हैं तो कोलाइडी कणों का आकार इन छिद्रों से बहुत छोटा है, तो ये छिद्रों को पार कर जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इस फिल्टर पेपर को जिलेटिनी फॉर्मल्डिहाइड में डुबो देते हैं। क्या करते हैं, अब ये जो कण हैं इनको, भाई कोलाइडी विलयन के कण नहीं छनने चाहिए, केवल हमें अशुद्धियाँ कौन सी निकालनी है, किसकी, जो अशुद्धता है छोटे छोटे कणों की। अगर हम इसमें डालेंगे, इनके छिद्रों का आकार देखिए और इन कणों का साइज देखिए, ये इस छिद्रों से पार हो जाएंगी। तो हम इस फिल्टर पेपर को किस में भिगोते हैं, जिलेटिनी फॉर्मल्डिहाइड में। जिलेटिनी फॉर्मल्डिहाइड में भिगो कर रख देते हैं कई घंटों तक, तो इनके छिद्रों का आकार हो जाता है छोटा, इनके छिद्रों का आकार हो जाता है छोटा, फिल्टर पेपर में सिकुड़न आ जाती है, छोटा हो जाता है। अब देख लिए छिद्र कितने बड़े हैं, छोटे छोटे यार, कोलाइडी विलयन के कण बड़े बड़े हैं। ये छिद्रों का आकार हो गया, ये छोटे रह गए, इसको एक समय में मिटा देते हैं। अब ये छिद्र हैं छोटे छोटे, ये छिद्र। अब देखिए, अब कोलाइडी कणों के आकार हैं बड़े। अब ये हम इसमें कोलाइडी विलयन को जब भी छानेंगे, इसका निस्यंदन करेंगे, तो इसमें अशुद्धियां पृथक हो जाएंगी और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन सामान्य फिल्टर पेपर में के छिद्र बड़े थे और उसको हमने किस में भिगो दिया, जिलेटिनी फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फार्मूला होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, जिलेटिन का मिश्रण और उसमें मिला है फॉर्मल्डिहाइड, और उसमें हमने चर्म पत्र को डाला, उसके छिद्र सिकुड़ कर छोटे हो गए। अब हम उसमें कोलाइडी विलयन को यदि छानते हैं तो उसके कणों में जो उसके विलयन में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो पृथक हो जाती है और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब आपके आ जाता है टॉपिक कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, और इसके बाद में गुणधर्म बताने के बाद में उपयोग बताएंगे और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, ये आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। गुण धर्म, तो अब बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। तो ये गुणधर्म दिए गए हैं, जैसे सामान्य गुणधर्म में आते हैं विषमांगता, फिल्टर क्षमता, पृष्ठ का क्षेत्रफल, अणुसंख्य गुणधर्म। उसके बाद में दूसरा है प्रकाशिक गुण, जिसमें आता है टिंडल प्रभाव। फिर आता है विद्युतीय गुण, जिसमें विद्युत कण संचालन। चौथा आता है गतिज गुण, तो इसमें आती है ब्राउनी गति। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सामान्य गुण। सामान्य गुण आपको हमने पहले ही बताया था कि कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जिसकी दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। आपको पहले बताया कि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक कणों से बड़ा होता है, तो इनमें विषमांगता पाई जाती है। ये कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जिनकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। अब दूसरी बात करते हैं फिल्टर क्षमता। कोलाइडी विलयन सामान्य फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से छन जाते हैं, लेकिन जंतुओं के चर्म द्वारा आसानी से नहीं छन पाते हैं। ये इसकी फिल्टर क्षमता होगी। उसके बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल
वास्तविक बिलियन के कणों से बड़ा होता है। यूँ कहें इनके कणों का आकार 10⁻⁻9 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या लिखेंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य मतलब है किसी भी बिलियन का जो गुण होता है वो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है कि उस बिलियन में जो पदार्थ घोला गया है उसके अणुओं की संख्या क्या है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो बताते हैं कि कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार बड़ा होता है, इनके अणुओं की संख्या कम होती है, अर्थात अणु संख्य गुणधर्म भी कम पाया जाता है। तो ये हो गया इसका डी ऑफ सही। अब आ जाता है प्रकाशिक गुण टिंडल प्रभाव। सर टिंडल ने देखा कि यदि किसी श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को हम कोलाइडी बिलियन, कौन से बिलियन में, कोलाइडी बिलियन, सर टिंडल ने खोजना शुरू किया कि जब हम किसी कोलाइडी बिलियन को अंधेरे कमरे में रखें और उसमें श्वेत प्रकाश की किरण पुंज डालें तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा यहाँ देखेंगे तो आपको एक जो प्रकाश की लाइट है एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जब कोलाइडी बिलियन को अंधेरे कमरे में रखकर श्वेत प्रकाश की किरण पुंज डालते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण पुंज है वो अपने मार्ग से विचलित होकर एक शंकु का रूप धारण कर लेती है, जो एक चमकदार शंकु दिखाई देता है। आप रोज टिंडल प्रभाव देखते हैं, जैसे घरों में किसी झरोखे द्वारा आने वाला सूर्य का प्रकाश, किसी झरोखे से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें चमकदार धूल के कण दिखाई देते हैं, वो भी आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप ये नॉर्मली देख सकते हैं कि किसी भी मकान में सूर्य के प्रकाश, झरोके से आने वाला प्रकाश का किरण पुंज और उसमें घूम रहे किसके, धूल या धूल मिट्टी के कण चमकदार दिखाई देते हैं, तो उस समय आपका टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण सर टिंडल ने देखा कि जब हमने श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को कोलाइडी बिलियन में डाला तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर एक शंकु का रूप धारण कर लेती है और वह एक चमकदार शंकु के रूप में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। किसने देखा? टिंडल ने। तो उन्हीं के नाम पर इस बिलियन का नाम, इस कोलाइडी बिलियन के गुण को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब उन्होंने कोलाइडी बिलियन के दिए देख लिया, अब आ जाता है वास्तविक बिलियन। जब वास्तविक बिलियन को हम अंधेरे कमरे में रखकर श्वेत प्रकाश की किरण पुंज गुजारते हैं तो बिलियन का रंग काला हो जाता है। तो ये क्या था? टिंडल प्रभाव। अब आ जाता है दूसरा, इसको रब कर देते हैं, विद्युतीय गुण। कोलाइडी बिलियनों का विद्युतीय गुण क्या होता है? विद्युत कण संचालन। तो विद्युतीय गुण ये देखिए, जब हम यू आकार की नलिका में दो इलेक्ट्रोडों को, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों को सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, यू आकार की नलिका में हमने क्या भर दिया? कोलाइडी बिलियन। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी बिलियन के आयनिक कण, अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो धन कण ऋण सिरे की ओर गमन करने लगते हैं।
ऐसे बोल सकते हैं विद्युतीय गुण, जब हम कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नलिका में भरकर 2 इलेक्ट्रोडों को उसके सिरों पर स्थापित कर देते हैं, यदि कोलाइडी विलयन आयनिक है, कैसा है, आयन से बना है, तो धन कण ऋण सिरे की ओर, किसकी ओर, ऋण सिरे की ओर, और ऋण कण धन सिरे की ओर, ऋण कण किसकी ओर जाते हैं, धन सिरे की ओर गमन करने लगते हैं। तो जो गति इनकी करते हैं, तो यह इनकी गति क्या कहलाती है, विद्युत कण संचालन कहलाती है। कोलाइडी विलयनों की यह गति विद्युत कण संचालन कहलाती है। यह हो गया आपका दूसरा। अब आ जाती है गतिज, ब्राउनी गतिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या बताना है, कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म कि गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो आपको बताते, ये तो आयनिक हो गई। सर रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कोलाइडी विलयनों में, ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, इसके कण, कोलाइडी विलयन के कण कभी तली में स्थिर नहीं होते हैं, जो आकर बैठ जाए तली या सतह पर स्थिर नहीं होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है भाई कि इनके कण तली में स्थिर नहीं होते, जबकि ये विषमांगी विलयन है। कैसा है, विषमांगी। समांगी के भाई इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसके कण में जो विलायक के कण होते हैं उसके बराबर आकार हो जाता है, दोनों का घनत्व तो बराबर हो जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि जो कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण होते हैं वो लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ये कण यहाँ से यहाँ भागा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर टकराया, ये इधर टकराया, तो चारों दिशाओं में भागा करते हैं। जितने भी कण हैं दिन रात चारों दिशाओं में भागा करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। किसने देखा ये गतिज गुण को, ब्राउनी गति ने रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। तो जिसने इसको खोजा उसी के नाम पर क्या रख दिया गया, ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयनों में जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो दिन रात टेढ़ी मेढ़ी गतिज अवस्था में रहते हैं। इसकी खोज सर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, उन्हीं के नाम पर कोलाइडी विलयनों का यह गुण ब्राउनी गति कहलाता है। अब ये आपका टॉपिक हो गया गुणधर्म में। इसका अगला गुणधर्म होगा कोलाइडी विलयनों, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति। कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति ये भी गुण में आ जाता है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। कोलाइडी कणों में आवेश की उत्पत्ति तो कोलाइडी कणों में आवेश होता है, इसकी भी जानकारी हमें बतानी है। तो अब अपना टॉपिक क्या है, कोलाइडी कणों का स्थायित्व। कोलाइडी कणों का स्थायित्व बताना है। कोलाइडी कणों के स्थायित्व कैसे होते हैं कि जैसे इसमें स्कंदन कैसे करेंगे, स्कंदन क्यों ज़रूरी है, या स्कंदन को रोकने के लिए कोलाइडी कणों का आपस में एक बार हमें मिलाना है और दूसरी बार इसको हमें रोकना है। तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं उनके कणों का स्कंदन करना है और उनकी रक्षा भी करनी है। तो पहले में स्कंदन बताना होगा, स्कंदन करना कैसा होता है। तो स्कंदन का मतलब होता है कोगुलेशन, उसको इकट्ठा करना यानी थक्का बनाना। तो क्या होता है, किसी भी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट के सम आयनों की उपस्थिति होती है। क्या होती है, सम आयनों की उपस्थिति होती है। अगर उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होंगे तो क्या होगा कि वो आपस में एक आकर्षित हो जाएंगे, विद्युत आकर्षण बल लग जाएगा और वो इकट्ठे होकर ज़्यादा घनत्व का एक बड़ा कण बना लेंगे और नीचे तली में बैठ जाएंगे। और इस क्रिया द्वारा क्या होगा,
कोलाइडी विलयन की कोलाइडी अवस्था टूटकर बिखर जाएगी, अब वो कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा। क्या होता है, कोलाइडी विलयन एक पात्र में जैसे भरा गया कोलाइडी विलयन, इसमें जो भी आयन है या तो धन होंगे या ऋण के होंगे, ठीक है, या धन के होंगे या ऋण के होंगे। और कोलाइडी विलयन में ये पूरे विलयन में घूमे घूमे फिरेंगे, जिग जैग मूवमेंट करेंगे, ब्राउनी गति करते रहेंगे और विद्युत कण का संचालन भी करेंगे, टिंडल प्रभाव भी दिखाएंगे। इन कणों का हमें स्थायित्व रोकना है। देखिए ये कण एक आवेशित युक्त होते हैं, कम आवेश वाले होते हैं, तो इनका स्थायित्व कम होता है, इन पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम कार्य करता है, जिसके कारण ये तली में नहीं बैठते हैं। तो हमें इसका क्या करना है, स्कंदन या उड़न। जब हम इसमें इसके विपरीत आयन वाले किसी अन्य विद्युत अपघट्ट को मिला देते हैं तो उसके आकर्षण के कारण धन आयन और विपरीत आयन होगा, ऋण आयन आपस में मिलकर कोलाइडी विलयन से बड़ा कण बना देते हैं और वो तली में बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उड़न। किसी कोलाइडी विलयन की कोलाइडी अवस्था को तोड़ना, यानी कि उसके कोलाइडी कणों से बड़ा कण बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, उड़न। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, जैसे बनाया आपका AgI और Ag+ का आयन, यानी कि आयोडाइड सिल्वर और सिल्वर आयोडाइड का आयन बना हुआ है। इस कण के, ये कोलाइडी अवस्था में एक कण है और इसका एक विलयन बना हुआ है। इसमें कौन सा आयन है, धन आयन। अब इसको हमें स्कंदित करना है। ये ऐसे हजारों आयन किसमें है, कोलाइडी विलयन में घूम रहे हैं धन आयन के रूप में। हम इसमें आयोडाइड का आयन डाल दें, क्या डाल दें, आयोडाइड का आयन। तो ये इसके साथ विद्युत आकर्षण करके, एक तो ये सिल्वर आयोडाइड है और एक ये बन जाएगा, तो 2AgI एक बड़ा कण बना देंगे। और जब बड़ा कण बन जाएगा तो वो उस पर विद्युत क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कार्य करने लगेगा और ये कण तली में बैठ जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते AgI Ag+। अब हम इसमें दूसरा डाल दें सल्फेट आयन, ठीक है, तो ये बनाएगा 2 लगे हुए हैं, तो ये बनाएगा AgSO4 और एक बनाएगा Ag2SO4, एक बनाएगा AgI। तो 2 कण बना लेगा और इन कणों का आकार इन कोलाइडी कणों से कई गुना बड़ा होगा, क्योंकि कोलाइडी कण वो होते हैं जो चलते रहते हैं। हमने स्कंदन, जैसे ये सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर आयन का एक कोलाइडी विलयन था, इसमें हम आयोडाइड डालें तो आयोडाइड आयन डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इसके बीच में विद्युत आकर्षण होगा और ये एक बड़ा कण बना देगा और जो जिसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा और नीचे तली में बैठ जाएगा। उसकी जगह पर अगर हम सल्फेट आयन का कोई विलयन डालें जो सल्फेट आयन देता हो, तो इस पर ऋण आयन है और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिल्वर हो जाएंगे 2 और AgI भी 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा Ag2। देखिए 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो यहाँ सिल्वर यहाँ 2 AgI। तो ये क्या बना देंगे, एक बड़ा कण बना देंगे, स्कंदन हो जाएगा। अब इसका स्कंदन क्षमता हम देखेंगे। हार्डी-सुल्जे ने बताया है कि किसी भी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता क्या होती है और उसकी स्कंदन क्षमता को कैसे मापते हैं। हार्डी-सुल्जे का नियम, विपरीत आवेश युक्त, यही तो है विपरीत आवेश युक्त आयनों, विपरीत आवेश युक्त आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, इसके ऊपर चार्ज +1 है, अगर इस पर 2 हो, या बोले कि इस पर चार्ज 1 है तो इस पर 2 है, तो ये जल्दी से थक्का बना देगा, क्योंकि ये 2 ऋण आवेश लिए बैठा है और इसके पास 1 है, तो ये कहेगा जल्दी जल्दी आओ, दोनों को अपनी ओर 2 कणों को आकर्षित करेगा। 2 को आकर्षित करने का मतलब है कि ज़्यादा बड़ा कण बनाएगा और ज़्यादा बड़ा कण बनाएगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा काम करेगा और वो नीचे तली में बैठ जाएगा और कोलाइडी अवस्था खत्म हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, विपरीत आवेश युक्त आयनों
की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी सॉल स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम आपको बताते हैं स्कंदन क्षमता, जैसे पी फास्फेट आयन में 3 संयोजकता होती है, इसकी स्कंदन क्षमता इससे अधिक। उसके बाद में सल्फेट आयन, सल्फेट पर कितने होते हैं 2। फिर उसके बाद में होगा आपका क्लोराइड आयन। जैसे यदि आपका कोई कोलाइडी विलयन धन आयनों का है तो अगर आप फास्फेट आयन डालेंगे तो स्कंदन क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी स्कंदित हो जाएगा और कोलाइडी अवस्था टूट जाएगी। सल्फेट आयन डालेंगे ये भी करेगा जल्दी, लेकिन फास्फेट आयन कितने हैं। क्लोराइड आयन तो सबसे बाद में करेगा। यदि कोई कोलाइडी विलयन ऋण आयन का है तो उसमें क्या हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे एल्युमिनियम, क्योंकि Al+3 होता है। उसके बाद में आप डाल सकते हैं कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप डाल सकते हैं सोडियम+2, या इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं Au+2। ठीक है। अब जैसे कोई धन आयन से कोलाइडी विलयन बना है तो उसमें ये वाला ऋण आयन डालेंगे तो स्कंदन जल्दी होगा, सल्फेट आयन डालेंगे थोड़ी देर में होगा, क्लोराइड आयन डालेंगे तो सबसे बाद में होगा। और अगर कोई कोलाइडी विलयन ऋणात्मक आयनों से बना हुआ है तो उसमें एल्युमिनियम आयन डालेंगे विद्युत अपघट्ट के रूप में, तो वो क्या करेगा, जल्दी से स्कंदित करेगा। गोल्ड आयन डालेंगे, Au+2 डालेंगे तो थोड़ी देर बाद, Na+ डालेंगे तो सबसे बाद में स्कंदित करेगा। तो ये किसने बताया, हार्डी सुल्जे ने। जिसके ऊपर आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, या 3 है या 2 या 1 है, जितनी अधिक होगी वो विपरीत आवेश वालों को उतनी जल्दी आकर्षित कर स्कंदित कर देगा। अब आ जाएगा रच्छी कोलाइड। रच्छी कोलाइड का मतलब है कि विद्युत अपघट्ट की वह सूक्ष्म मात्रा, क्या बोलेंगे, रक्षण, यानी कि क्या हो जाएंगे, बॉडीगार्ड बनेंगे। अब कोलाइडी अवस्था टूटनी नहीं चाहिए तो ऐसा कोई पदार्थ डालना है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि विद्युत अपघट्ट की वह सूक्ष्म मिलीग्राम में मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने से रोकती है। क्या करती है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन यानी इकट्ठा होने से रोकती है। क्या कहलाती है, रच्छी कोलाइड कहलाती है, रच्छी कोलाइड कहलाती है। और वो मिलीग्राम में जो मात्रा डाली जा रही है जिसकी वजह से उस कोलाइडी विलयन की रक्षा हो रही है और उसका कोलाइडी अवस्था नहीं नष्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या। ऐसा पदार्थ जो किसी कोलाइडी विलयन की रक्षा करता है, उसकी कोलाइडी अवस्था को टूटने नहीं देता है, तो उस मिलीग्राम में जो मात्रा विद्युत अपघट्ट की डाली जाती है वह उसकी रच्छी कोलाइड कहलाती है। रच्छी कोलाइड में आपके आएंगे जैसे उदाहरण जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, ये सब क्या है, रच्छी कोलाइड हैं। क्या करते हैं, जिलेटिन, अगर आपने देखो होगा आइसक्रीम बनाई जाती है, आइसक्रीम जब बनाई जाती है तो उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व होते हैं, अगर उसमें ऐसा हो जाए जैसे दूध में ऊपर ऊपर क्या आ जाता है, मलाई, सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन चीज़ होती है फैट, और उसमें पोषक तत्व सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो होती है उसकी परत में जो पर मोटी मोटी मलाई के रूप में जमी हुई होती है, उसी में सब। अगर दूध की मलाई को अलग हटा दिया जाए तो दूध उतना अच्छा नहीं रहता है, उतना मज़ेदार नहीं रहता है, तो उस दूध को ही क्या मान लें हम, क्रीम। आइसक्रीम में भी पोषक तत्व मिले होते हैं, उसमें हम जिलेटिन की मात्रा ना मिलाएं तो सब क्या होगा, पहले सभी पोषक तत्व ऊपर आ जाएंगे और वो सब उसकी कोलाइडी अवस्था बर्बाद कर देंगे। हम क्या करते हैं कि ऐसा आइसक्रीम बनाते हैं कि जिसमें जो हमने पोषक तत्व मिलाए हैं वो पूरे ही आइसक्रीम का जितना बर्तन है सब में मिली रहे बराबर मात्रा में, तो हम उसमें जिलेटिन की मात्रा मिला देते हैं, वो उसका स्कंदन होने से रोक देती है। क्या रोक देती, स्कंदन, कि उस पर अब मलाई नहीं जम सकती है या उस पर पोषक तत्व नहीं आते, तो ये उसकी क्या कहलाती है, रच्छी कोलाइड। एक बार फिर बताते हैं आपको कि सूक्ष्म विद्युत अपघट्ट की वह मिलीग्राम में मात्रा, सूक्ष्म विद्युत अपघट्ट कोई भी कम मात्रा में विद्युत अपघट्ट डाले जो किसी कोलाइडी विलयन का
विद्युत कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने से रोकती है, क्या कहलाती है? रच्छी कोलाइड। अब उसी के अंदर आता है टॉपिक आ जाएगा स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या के बारे में हमने पहले से लिख दिया। किसी रच्छी कोलाइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है, किसी की रक्षा करना है वो उसकी कोलाइडी अवस्था न टूटे, तो मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिलीग्राम सॉल में, गोल्ड के सॉल में, किसका? एयू का 10 मिलीग्राम का सोने का सॉल या कोलाइडी विलयन बना हुआ है। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। में सोडियम क्लोराइड की 10% मात्रा, 10 ग्राम में सोडियम क्लोराइड 10% है, यानी कि 9 ग्राम क्या चीज़ है? 9 ग्राम उसमें पहले से ही गोल्ड उपस्थित है और उसमें क्या मिला है? सोडियम क्लोराइड 10% है। 10% का मतलब 1 ग्राम है। विलयन में 1 मिली मिलाने पर, विलयन में 1 मिलीग्राम लीटर मिलाने पर गोल्ड के सॉल का स्कंदन। अब हमने क्या करना है? कोगुलेशन, थक्का नहीं बनाना है। गोल्ड का स्कंदन रोकने के लिए आवश्यक होती है। आप समझ गए होंगे, वह सूक्ष्म मात्रा जो किसी पदार्थ का स्कंदन होने से रोकती है, या कहें वह किसी विद्युत अपघट्य की मिलीग्राम में वह कम से कम मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने से रोकती है, क्या कहलाती है? उसका स्वर्णांक कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो ये आपका हो गया ये टॉपिक पूरा। अब आपको बताते हैं पायस। क्या बताएंगे? पायस। पायस तो आपने सुने होंगे कि आपका एक परमानेंट पायस होता है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, दूध। पायस, पायस वह है जिसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। परिक्षिप्त द्रव और परिक्षेपण भी द्रव अवस्था में होता है। जब परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो इनके बने विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं और उनका ये कोलाइडी तंत्र पायस कहलाता है। और आप जानते हैं दूध एक प्राकृतिक पायस है, दूध एक पायस है। इमल्सन बोलते हैं इसे, इमल्सन, इमल्सन, इमल्सन बोलते हैं इसको, पायस को। ठीक है, तो इमल्सन दूध एक प्राकृतिक पायस है क्योंकि दूध में बसा परिक्षिप्त होती है, छिपी रहती है द्रव अवस्था में। दूध में जो बसा होती है या कहें पोषक तत्व, दूध में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो परिक्षिप्त रहते हैं जल में, क्योंकि दूध में सबसे अधिक मात्रा जल की पाई जाती है। तो अब इसके बाद में आ जाते हैं हम पायस, आर्टिफिशियल। जल में तेल का पायस, और ये मुख्यतः 2 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, तेल में जल का पायस, ये 2 प्रकार के पायस होते हैं। ठीक है, वो तो प्राकृतिक हो गया। अब हमें द्रव अवस्थाएं दोनों बतानी हैं। जैसे आप जल भर लीजिए एक टब में और उसमें तेल की 2-4 बूंदें डालकर और तेज़ी से हिला दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? जल में तेल का पायस। अब जल परिक्षेपण है, ऐसी कंडीशन में जल परिक्षेपण होगा और तेल की बूंदें, तेल परिक्षिप्त हो गया। अब दूसरा है तेल में जल का पायस।
ठीक है। अब यहाँ पर ये भर दिया गया है, हमने तेल भर दिया और इसमें जल की बूंदें मिला दी, ये जल है। अब ये जो तेल है, तेल क्या होगा, परिक्षिप्त, और जो जल की बूंदें हैं जल, ये परिक्षेपण, सॉरी तेल होगा परिक्षेपण, परिक्षेपण, और तेल होगा परिक्षिप्त। अब आप जान सकते हैं कि दूध एक प्राकृतिक पायस है जिसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, और जिसमें दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव में पाई जाती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव अवस्था में होते हैं। और दूध एक प्राकृतिक पायस है जिसमें वसा परिक्षिप्त रहती है, किसके अंदर, जल के अंदर, क्योंकि दूध में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। अब हम ये दो बना सकते हैं। जल में तेल को मिलाकर अगर तेजी से घुमाएंगे, जल में तेल यानी कि जल अधिक मात्रा में है जिसे हम बोलेंगे परिक्षेपण, और तेल है कम मात्रा, तेजी से घुमाएंगे तो जल में तेल का पायस बनेगा। और तेल ज़्यादा मात्रा में, घर में कोई टीन में तेल भरा हुआ है, उसमें जल की 2-3 बूंदें डालिए और तेज़ी से घुमा दीजिए तो पायस बन जाएगा। तो तेल होगा परिक्षेपण और जल होगा परिक्षिप्त माध्यम। अब आ जाएंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, लास्ट टॉपिक, और आपका वीडियो समाप्त। कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, गुणधर्म खत्म हो गए। लिखेंगे अनुप्रयोग, कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग लिखना है। तो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोलाइडी विलयनों का। कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग किस किस में काम आते हैं कोलाइडी विलयन? खाद्य एवं औषधियाँ बनाने में। खाद्य पदार्थ जानते हैं, जितने भी आइसक्रीम होते हैं और उसमें ये सॉफ्टी वगैरह बनाई जाती हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ सभी कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। औषधियों में जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है दवा, हमेशा आपको कोलाइडी अवस्था के रूप में ही दी जाती है। या कहें कोई भी कफ सिरप होता है, उसमें जो भी कण मिले होते हैं, जो भी उपयोगी महत्वपूर्ण कण मिले होते हैं, वो कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए वो तली में नहीं बैठते हैं, शेष अन्य द्रव होता है। और आगे हम बताते हैं कि AU और MN जैसे कोलाइडी सोलो का उपयोग दमा रोगियों के लिए किया जाता है। कितने इम्पोर्टेंट होते हैं कोलाइडी विलयन आपकी अपनी लाइफ में या हमारे जीवन में। दूसरी बात, धुएं के अवक्षेपण में, धुएं में क्या होता है, कार्बन की अधिक मात्रा होती है, तो जिससे वायु में बहुत ही हानिकारक अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और हमारे जीवन को दुर्लभ बना देती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक रॉड लगा देते हैं। जैसे चिमनियों पे आपने देखा होगा, भट्टे की चिमनियों पर एक रॉड लगी होती है धातु की, तो वो धातु एल्युमिनियम की रॉड होती है जिसमें कार्बन के कणों का अधिशोषण हो जाता है और धुआं एक कोलाइडी तंत्र है। इसका हम क्या करते हैं, कोलाइडी, उससे कार्बन के कणों को हम क्या कर लेते हैं, उसका कोलाइडी स्कंदन कर देते हैं और धुएँ को कम प्रदूषण, धुआं वैसे भी दूषित करता है वायु को, कम दूषित करता है इस क्रिया द्वारा। जल के शोधन में, जल में बहुत सी अशुद्धियाँ ऋणात्मक पाई जाती हैं जो हानिकारक होती हैं, जिनसे जल अशुद्ध हो जाता है। जल में हम जब फिटकरी डालते हैं तो एल्युमिनियम +3 आयन और पोटेशियम आयन, क्योंकि फिटकरी का फार्मूला आप जानते होंगे, क्योंकि आप बच्चा नहीं रहे हैं, अब आप लल्ला नहीं है, बड़े हो चुके हैं, तो आप बड़े हो गए हैं तो आप जानते होंगे फिटकरी में एल्युमिनियम आयन और पोटेशियम आयन निकलते हैं। तो ये जल के जो ऋण आयन होते हैं उनको स्कंदित करके तली में बैठा देते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। रबड़ व्यवसाय में, रबड़ व्यवसाय में क्या होता है, बहुत सी आयनिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और जिनका हम क्या करते हैं, आयनों के द्वारा स्कंदित करके उनकी मजबूती लगाते हैं। बहुत से हैंडल, हत्थे और कई चीज़ों में मजबूत रबड़ का उपयोग होता है, तो इस व्यवसाय में भी ज़्यादा काम आता है। तो कोलाइडी अवस्था
के कण को जब हम स्कंदित कर देते हैं तो रबड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। चर्म के शोधन में, यानी जंतुओं का जो पाया जाता है चमड़ा, उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वो चर्म प्रोटीन एक कोलाइडी अवस्था में होती है। और उसका हम जब टैनिंग करते हैं, यानी कि उस पर उपस्थित ऋण आयनों को एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे आयन द्वारा हम क्या करते हैं, उसका स्कंदन कर लेते हैं। यह क्रिया टैनिन कहलाती है और चमड़ा और अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो ये चर्म शोधन में भी कोलाइडी विलयनों का काम आता है। रक्त स्राव रोकने में, रक्त स्राव का मतलब होता है कि हमारी जब फिटकरी, जैसे आप शेविंग कराने जाते हैं तो शेविंग के करने के बाद में जहाँ पर कट लग जाता है ब्लेड से, तो क्या करता है, वो हज्जाम आपकी शेविंग में फिटकरी को रगड़ता है। तो फिटकरी जब रगड़ता है तो उसमें रिलीज होते हैं एल्युमिनियम और पोटेशियम आयन। उसमें क्या बनते हैं, एल्युमिनियम और पोटेशियम आयन बनते हैं। ये आयन कोलाइडी अवस्था में निकलते हैं। उस समय जो लगाया जाता है आपके चेहरे पर फिटकरी का टुकड़ा, तो वो कोलाइडी विलयन बना लेता है और वो कोलाइडी विलयन में पोटेशियम आयन निकलते हैं। पोटेशियम आयन को कहते हैं नैप्थोक्विनोन, जो थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये हो गया। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक, नैनो पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी रेंज या बोले परास 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, इन पदार्थों से नैनो ट्यूबें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग रेडियो ट्रांजिस्टर और रोबोट जब बनाए जाते हैं तो उसमें नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेडफोन में भी नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नैनो ट्यूब वे पदार्थ जिनके रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो ऐसे पदार्थ नैनो पदार्थ कहलाते हैं। इनकी छोटी छोटी ट्यूबें, नैनो ट्यूबें बनाई जाती है, जिनका उपयोग रेडियो ट्रांजिस्टरों में होता है और रोबोटिक्स में होता है, और कई प्रौद्योगिकी या आप कहें शल्य चिकित्साओं में भी इनका उपयोग किया जाता है, जिनके ऑपरेशन सूक्ष्मदर्शी द्वारा होते हैं। तो आज के लिए आज अपना टॉपिक और कहें आपका अपना 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन समाप्त हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए हम आप जुड़े हैं अपने YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में, आप जुड़ चुके हैं, तो आप पहले जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रीमियर के माध्यम से आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।